सोचिए जरा, एक ऐसा एल्गोरिथम जो टेक्स्ट लिखने जितनी आसानी से एकदम नए प्रोटीन लिख सकता हो। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ लिखना ही नहीं, हर बार जब हम उसमें ज्यादा डेटा डालें, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर दें, तो वो डिजाइन और बेहतर होता जाए। ये वाकई में बड़ी छलांग है, मतलब जैसे भाषा मॉडल से हम अब इस प्रोजन 3 तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एआई में स्केलिंग नियम क्या है और प्रोटीन डिजाइन जैसी मुश्किल चुनौती में उनकी क्या भूमिका है। हाँ, और खास तौर पे ये जो नया मॉडल आया है प्रोजन 3, उस पर फोकस रहेगा। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इस तकनीकी छलांग और इसके क्या मायने हो सकते हैं उस पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है कि इस पूरी डेवलपमेंट के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उन्हें ठीक से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो एआई की दुनिया में ये स्केलिंग नियम काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ, पैटर्न ही है। जब आप किसी मॉडल का साइज बढ़ाते हैं, मतलब उसके पैरामीटर्स जो सीखने वाले हिस्से होते हैं, राइट, हाँ बिल्कुल। और साथ में उसे ज्यादा डेटा देते हैं, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगाते हैं, तो होता क्या है कि उसका प्रदर्शन बेहतर होता जाता है, गलतियां कम होने लगती हैं। एग्जैक्टली। ये हमने बड़े भाषा मॉडलों LLMs में साफ देखा है। छोटे मॉडल क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगला शब्द बता देंगे। हाँ, हाँ, भविष्यवाणी। लेकिन जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं, विशाल, तो उनमें तर्क करने, समझने जैसी नई क्षमताएं दिखने लगती हैं अचानक से। इमर्जेंट एबिलिटीज है ना। हाँ वही। और अब यही सिद्धांत, यही कर्व प्रोटीन बनाने वाले जनरेटर्स पर भी लागू हो रहा है। लेकिन प्रोटीन डिजाइन करना ये तो भाषा लिखने से कहीं ज्यादा जटिल है ना। अरे बहुत ज्यादा। आप सोचिए, हमारे पास अमीनो एसिड की सिर्फ 20 अक्षरों वाली एक वर्णमाला है। सिर्फ 20? हाँ, और उनसे सिर्फ 100 अमीनो एसिड लंबी एक चेन बनाने की संभावनाएं कितनी होंगी, अंदाजा लगाइए। बहुत ज्यादा। ला। ओ, ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। इसीलिए जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे डायरेक्टेड एवोल्यूशन, वो बहुत धीमे हैं, बहुत महंगे। महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते हैं एक सही प्रोटीन खोजने में। तो यहाँ एआई मॉडलिंग का रोल आता है। वो लैब में पहला टेस्ट करने से पहले ही उस असीमित खोज के दायरे को मतलब बहुत छोटा कर देता है। अच्छा, तो वो फिल्टर कर देता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और इसी कहानी में एंट्री होती है प्रोजन 3 की। हाँ, प्रोजन 3, ये नाम आजकल काफी चर्चा में है। ये तो बहुत बड़ा मॉडल है, सुना है। हाँ, ये 46 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल है, विशाल। 46 बिलियन? और इसे ट्रेन किया गया है 3.4 बिलियन प्रोटीन सीक्वेंसेस के डेटा सेट पर, जो कि मतलब 1.1 ट्रिलियन अमीनो एसिड टोकन बनते हैं। 1.1 ट्रिलियन, ये तो डेटा का महासागर हो गया। बिल्कुल। और ये डेटा सेट बहुत सावधानी से चुना गया है ताकि मॉडल को विकास क्रम की ऐसी समझ मिले जो पहले कभी संभव नहीं थी। तो इतने बड़े स्केल पर जाने का फायदा क्या हुआ? क्या खास नतीजे मिले? नतीजे, जैसा आपने कहा, चौंकाने वाले हैं। पहली बात तो विविधता। विविधता मतलब ये अपने छोटे भाई जो 3 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल था, उसकी तुलना में करीब 59% ज्यादा अनोखे प्रोटीन क्लस्टर बना सकता है। 59% ज्यादा? हाँ, ये उन बायोलॉजिकल कोनों तक पहुंच रहा है, उस लॉन्ग टेल तक जहां छोटे मॉडल कभी पहुंच ही नहीं पाते थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल नए तरह के प्रोटीन डिजाइन कर सकता है जो पहले मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल, ये ऐसे नए प्रोटीन परिवार खोज सकता है, उनकी रचना कर सकता है, जैसे नए तरह के एंजाइम या खास तरह की एंटीबॉडीज, उन जगहों से जहां छोटे मॉडल कभी झांक भी नहीं पाए। कमाल है। और शायद सबसे असरदार बात जो है वो है वन शॉट वैलिडेशन। वन शॉट वैलिडेशन, ये क्या है? इसका मतलब है कि एआई ने जो प्रोटीन सीक्वेंस लिख कर दिया, उनमें से कई प्रोटीन जब पहली बार लैब में बनाए गए तो वो सही तरीके से फोल्ड भी हुए और अपना काम भी करने लगे, बिना किसी फेरबदल के। पहली ही बार में? हाँ, पहली बार में। सोचिए, जो काम बरसों की रिसर्च और डेवलपमेंट से होता था, वो अब हफ्तों में सिमट सकता है। ये तो पूरा खेल ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, 46 बिलियन पैरामीटर्स, इतना बड़ा मॉडल चलाना तो बहुत मुश्किल और खर्चीला होगा ना? बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती होगी। हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर इसकी जो आर्किटेक्चर है वो काम आती है। ये एक खास डिजाइन इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं स्पार्स मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई। एमओई? अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मॉडल के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्पेशलिस्ट दिमाग हैं। अच्छा। और जब कोई खास काम आता है तो सिर्फ वही स्पेशलिस्ट दिमाग एक्टिवेट होते हैं जिनकी जरूरत है, बाकी शांत रहते हैं। ओह, तो सारे पैरामीटर्स एक साथ काम नहीं करते?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होता है कि आप कम कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करके भी बहुत बड़ी कैपेसिटी यानी 46 बिलियन पैरामीटर्स की क्षमता हासिल कर लेते हैं। ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। समझ गए। और असल में ट्रोजन 3 पहला पक्का लैब सबूत है कि ये जो स्केलिंग के नियम हैं वो प्रोटीन डिजाइन पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे भाषा पर। साइज बढ़ाने से वाकई फर्क पड़ता है। आपने पहले जीरो शॉट फिटनेस रैंकिंग का भी जिक्र किया था। हाँ, वो क्या चीज़ है? हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प फाइंडिंग है। देखिए, जीरो शॉट का मतलब है बिना किसी खास ट्रेनिंग के। ठीक है। तो मॉडल की जो जीरो शॉट फिटनेस रैंकिंग थी, यानी बिना किसी खास ट्रेनिंग के कारगर प्रोटीन बनाने की उसकी क्षमता, वो लैब से मिले थोड़े से अलाइनमेंट या फीडबैक के बाद लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? कितने से कितनी? करीब 33% से बढ़कर लगभग 67% हो गई। अरे वाह। हाँ, और ये दिखाता है कि बड़े मॉडल न सिर्फ ज्यादा सीखते हैं, बल्कि वो सीखे हुए ज्ञान को नई मिलती जुलती स्थितियों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर पाते हैं। ट्रांसफर लर्निंग बेहतर होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर इसके असल दुनिया में क्या प्रभाव हो सकते हैं? संभावनाएं तो मुझे बहुत बड़ी लग रही हैं। बिल्कुल, संभावनाएं असीमित हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में सोचिए, हम शायद कुछ ही घंटों या दिनों में किसी मरीज के लिए खास एंटीबॉडी पैनल तैयार कर पाएं। अच्छा। या फिर जीन एडिटिंग के लिए ज्यादा कॉम्पैक्ट छोटे क्रिस्पर जैसे टूल बना पाएं, जिन्हें कोशिकाओं तक वायरस के जरिए भेजना आसान हो। टारगेटेड डिलीवरी। हाँ, और इंडस्ट्री और जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर सोचिए, प्लास्टिक को अपसाइकिल करने के लिए खास एंजाइम बनाना। या कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले एंजाइम। क्यों नहीं, बिल्कुल, कस्टम मेड एंजाइम किसी खास काम के लिए, ये सब संभव हो सकता है। ये सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन इतनी शक्तिशाली तकनीक है तो इसके साथ कुछ जोखिम भी तो जुड़े होंगे। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ा जोखिम है दोहरे उपयोग का, ड्यूअल यूज। मतलब जिन उपकरणों से हम जीवन बचाने वाले प्रोटीन बना सकते हैं जी। उन्हीं का इस्तेमाल गलत हाथों में पड़कर हानिकारक प्रोटीन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, ये तो गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल है। इसीलिए सुरक्षा उपायों पर भी काम हो रहा है और ये बहुत जरूरी है। जैसे जो कंपनियां डीएनए सिंथेसाइज करती हैं, वो आने वाले ऑर्डर्स की स्क्रीनिंग करें। अच्छा, चेक करें कि कोई खतरनाक चीज तो नहीं बनवा रहा। हाँ, और प्रोफ्लुएंट जैसी जो कंपनियां ये मॉडल बना रही हैं, वो इन शक्तिशाली मॉडलों तक पहुंच को नियंत्रित रखें, कंट्रोल्ड एक्सेस दें। समझ गई। तो जिम्मेदार इनोवेशन वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि स्केलिंग नियम जो कभी सिर्फ बेहतर निबंध लिखने में मदद करते थे, हाँ, अब वो मॉलिक्यूलर मशीनें यानी प्रोटीन लिख रहे हैं। ट्रोजन 3 दिखाता है कि जब एल्गोरिदम काफी बड़े हो जाते हैं तो जीव विज्ञान खुद एक तरह से प्रोग्राम करने लायक बन जाता है। सही कहा। ये एक तरह से देखने और समझने के विज्ञान से बनाने और रचने के विज्ञान की ओर एक बड़ा कदम है। अब आगे चुनौती ये साबित करना नहीं है कि हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, वो तो अब दिख रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सही। असली चुनौती है ये चुनना कि हमें क्या डिजाइन करना चाहिए। ऐसे डिजाइन जो वाकई जीवन को बेहतर बनाए, मानवता की मदद करें। हाँ। जीव विज्ञान को लिखने की, उसे प्रोग्राम करने की इस नई मिली शक्ति के साथ कौन सी और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, ये एक गहरा सवाल है जिस पे शायद हम सभी को सोचना होगा।